गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ प्रकार से आज हम बात करेंगे चीन की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच फिलीपींस की राजधानी मनीला द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से कहा कि दोनों देशों को अपने रिश्तों के अहम पहलुओं, खासकर निष्पक्ष मार्केट में पैठ और व्यापार संतुलन पर ध्यान देने की जरूरत है। मनीला में एक क्षेत्रीय बैठक के दौरान वांग यी से मिलने के बाद एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा, सप्लाई चेन के भविष्य में आपूर्ति की निश्चितता को लेकर भी चिंताएं हैं। इसके अलावा जयशंकर ने यह भी कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता सामान्य संबंधों के लिए जरूरी शर्त है। अक्टूबर 2024 से दोनों पक्ष इस अहम मकसद को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इस पर हमें लगातार ध्यान देने की जरूरत बनी रहेगी। वहीं भारत की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में चीन को ब्रिक्स के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया। प्रेस रिलीज के मुताबिक जयशंकर ने वांग यी से कहा कि इस साल भारत का ब्रिक्स का अध्यक्ष है। मैं इस मौके पर चीन की तरफ से हमारी अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स की विभिन्न गतिविधियों और पहलों को दिए गए समर्थन की सराहना करना चाहता हूँ। जयशंकर ने कहा, हमें अपनी आपसी प्राथमिकताओं के आधार पर अलग अलग मैकेनिज्म और प्लेटफॉर्म की बैठकों पर भी सहमति बनानी होगी। यह बैठक भारत चीन संबंधों में धीरे धीरे आ रहे सुधार के माहौल में हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने सालों के तनाव के बाद राजनयिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को बहाल करने के लिए कदम उठाए हैं। जयशंकर ने वांग यी से कहा कि बाजार में निष्पक्षता के साथ बैठ और संतुलित व्यापारिक संबंध उन अहम मुद्दों में शामिल हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और अन्य औद्योगिक सामान का एक प्रमुख स्रोत है। भारतीय कारोबारियों की लंबे समय से यह मांग रही कि उन्हें चीन के बाजार में फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कृषि उत्पादों और इंजीनियरिंग के सामान जैसे सेक्टरों के लिए ज़्यादा पहुंच मिले। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि अक्टूबर 2024 में कजान में हमारे नेताओं की मीटिंग के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पिछले अगस्त में तियानजिन में उनकी मुलाकात के दौरान इस दिशा को और पक्का किया गया था। इसमें आगे कहा गया कि हमारा मानना है कि आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर एक स्थिर और संयोगात्मक रिश्ता सबसे अच्छा बन सकता है। ऐसा रिश्ता मल्टीपोलर एशिया और मल्टीपोलर दुनिया में अहम योगदान दे सकता है। भारत की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सुकून सामान्य संबंधों के लिए जरूरी है। अक्टूबर 2024 से दोनों पक्ष इस जरूरी लक्ष्य को पक्का करने के लिए लगे हुए हैं। इस पर हमें लगातार ध्यान देने की जरूरत होगी। इस क्षेत्र में संबंधित सिस्टम को पूरा सपोर्ट और मजबूत प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि दो बड़े और महत्वपूर्ण देश, वह भी करीबी पड़ोसी होने के नाते, भारत और चीन के अपने खास हित होंगे। इसलिए हमारे नेता इस बात पर सहमत हुए थे कि मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए, उन्हें ठीक से मैनेज करना डिप्लोमेसी की जिम्मेदारी है। रॉयटर्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में चीन से भारत का $132 अरब का इम्पोर्ट किसी भी देश से सबसे ज़्यादा था, जिसमें $151.10 अरब के कुल ट्रेड में $100 अरब से ज़्यादा का घाटा था। भारत जो अपनी फैक्ट्रियों के लिए जरूरी इनपुट और मशीनरी इम्पोर्ट करता है, उसने इस साल कुछ इंडस्ट्रीज़ में चीनी इन्वेस्टमेंट पर लगी रोक हटा दी, जो बीजिंग के साथ रिश्ते फिर से बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये बात करें श्रीलंका की। श्रीलंका करीब एक दशक के सबसे बुरे डेंगू प्रकोप से जूझ रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि मच्छर से फैलने वाली इस बीमारी से बचाव के लिए एयरफोर्स के ड्रोन और सेना के जवानों की मदद ली जा रही है। श्रीलंका के अलावा दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। डेंगू से भारत में भी हर साल बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। डेंगू के बढ़ते खतरे के बीच भारत से अच्छी खबर आई है। भारत ने अपनी पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा को मंजूरी दे दी है। यह इस बीमारी को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। क्यू डेंगा भारत की पहली मंजूर शुदा डेंगू वैक्सीन है। यह डेंगू वायरस के चारों प्रकारों से सुरक्षा देती है। यह वैक्सीन 4 से 60 साल की उम्र के लोगों को दी जा सकती है। इसे 3 महीने के अंतराल पर 2 डोज में लिया जाता है। स्टडी से पता चला है कि यह गंभीर डेंगू होने और अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ने की संभावना को कम कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन समाधान का सिर्फ एक हिस्सा है। वैक्सीन सुरक्षा की एक और परत जोड़ती है। इससे डेंगू का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन बीमारी को रोकने में कुछ हद तक मदद मिलती है। इस वैक्सीन की कुछ खास बात इस तरह से है। ये भारत में मंजूर होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन है। ये 4 से 60 साल तक की उम्र के लोगों के लिए है। यह 3 महीने के अंतराल पर 2 डोज में दी जाती है। अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करती है। श्रीलंका में जनवरी से अब तक डेंगू के 7644 मामले और 53 मौतें दर्ज की गई है। इससे देश में 2017 में बड़े फैले प्रकोप के दौरान सामने आए हैं। 1 लाख से ज़्यादा मामलों के आंकड़े के करीब पहुँच रहा है। श्रीलंकाई एयरफोर्स छतों और दूसरी जगहों पर जमा पानी का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। दूसरे कई कदम भी मेडिकल कर्मचारी उठा रहे हैं। श्रीलंका में जुलाई के पहले 2 हफ्तों में ही 18,000 से ज़्यादा मामले सामने आने के बाद देश भर के अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए और स्टाफ की संख्या बढ़ा दी गई। हेल्थ अधिकारी ने बताया कि करीब 75% संक्रमण डेन V2 स्ट्रेन से जुड़े हैं, जिसे ज़्यादा गंभीर माना जाता है। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगस्त में मानसून की बारिश कम होने के साथ संक्रमण के मामलों में कमी आएगी। ये बात करें ईरान और अमेरिका की। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य खुला था, लेकिन हालिया तनाव के चलते ये फिर बंद हो गया है।
इस समुद्री रूट से गुजरने वाले टैंकरों पर हमले हुए हैं, जिससे यातायात बहुत कम हो गया है। इससे दुनिया के बड़े हिस्से की चिंता बढ़ गई है। खासतौर से खाड़ी देशों को अपने तेल और गैस के एक्सपोर्ट की चिंता है। ऐसे में तेल गैस से संपन्न खाड़ी देश इस रूट के विकल्प खोज रहे हैं। वे नई पाइपलाइनों को और एक नए बंदरगाह के जरिए भविष्य में किसी भी रुकावट से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारों का कहना है कि ईरान कुछ महीनों तक होर्मुज का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उनका तर्क यह है कि युद्ध ने दुनिया को हालात के हिसाब से ढलने और ऊर्जा के लिए सिर्फ एक संकरे रास्ते पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए मजबूर किया है। हालांकि लंबे समय से ये कल कितने कारगर होंगे, इस पर राय बटी हुई है। ईरान पर हमले यानी 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने से पहले दुनिया का 5वां हिस्सा 20% तेल और गैस का व्यापार होर्मुज जलसमूह मध्य से होता था। इससे बाकी दुनिया को रोजाना 2 करोड़ 20 मिलियन बैरल तेल मिलता था। एक्सपर्ट्स का दावा कि लड़ाई फिर से शुरू होने के बावजूद ग्लोबल ऑयल मार्केट में घबराहट कम है, जिसकी वजह आपातकालीन योजनाएं हैं। एडवाइजरी कंपनी क्रिस्टोल एनर्जी सीईओ डॉक्टर नकवी ने सऊदी अरब के वैकल्पिक रास्ते ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाकर अपनी उस पाइपलाइन में भेजना शुरू कर दिया है, जो पूरे देश से होते हुए रेड सी लाल सागर तक जाती है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन 1980 के दशक की शुरुआत में बनाई गई थी। यह सऊदी अरब में 1200 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के जरिए कच्चा तेल ले जाती है। पूर्व में कैक ऑयल प्रोसेसिंग सुविधा को पश्चिम में यानबू के रेड सी पोर्ट से जोड़ती है। वहां से सऊदी तेल टैंकरों में भरा जाता है और रेड सी से होते हुए स्वेज नहर के जरिए यूरोप या बाबल मंदेब जलसमूह मध्य से गल्फ ऑफ एडन तक ले जाया जाता है। इस पाइपलाइन की क्षमता रोजाना 70 लाख बैरल तेल प्रोसेस करने की है। सऊदी अरब अब इसकी क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहा है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे बिना ज़्यादा तेल ट्रांसपोर्ट कर सके। डॉक्टर नकवी का कहना है कि यूएई ने भी यही किया है। उन्होंने अपने एक्सपोर्ट का कुछ हिस्सा हॉर्मुज से हटाकर दूसरी पाइपलाइन में भेजा है, जो उसके तेल एक्सपोर्ट को हॉर्मुज इलाके के बाहर ले जाती है। यूएई क्रूड ऑयल पाइपलाइन हबशान फुजरौ पाइपलाइन पर काम कर रहा है। यह अबू धाबी के दक्षिण पश्चिमी इलाके में मौजूद तेल क्षेत्रों से हर दिन 1.8 मिलियन बैरल तक तेल उस अमीराती टर्मिनल तक ले जा सकती है। यह जलसमूह मध्य स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से में है, जो चोक पॉइंट सक्रिय आम समुद्री जगह से बचकर निकलता है। यूएई होर्मुज जलसमूह मध्य पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाने की भी कोशिश कर रहा है। दुबई की एक सप्लाई चेन कंपनी फुजरौ के तटीय इलाके में एक नया बंदरगाह और कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए बातचीत कर रही है, जहां मौजूदा हबशान फुजरौ पाइपलाइन खत्म होती है। नई योजनाओं पर नजर रखने के साथ साथ 2 बड़े प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम चल रहा है। ये इन देशों को होर्मुज जलसमूह मध्य से बचने में मदद करेंगे। यूएई ने एक और पश्चिम पूर्व पाइपलाइन का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसे युद्ध शुरू होने के बाद तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके 2027 में पूरा होने की उम्मीद है। इराक में भी बसरा हदीथा पाइपलाइन को 2024 में मंजूरी मिली है। यह एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत इराक के दक्षिणी शहर बसरा के आसपास के तेल क्षेत्रों को जॉर्डन के लाल सागर वाले बंदरगाह शहर अकाबा से जोड़ा जाएगा और सीरिया व तुर्की से गुजरने वाले प्रोजेक्ट से भी जोड़ा जाएगा। कुछ एनालिस्ट वैकल्पिक रास्तों से होर्मुज पर दुनिया की निर्भरता को कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई इसे नकार रहे हैं। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के एनर्जी पॉलिसी एनालिस्ट साइमन हेंडरसन का कहना है कि लोग जल्दबाजी में बहुत आगे की सोच रहे हैं। इनमें से कुछ पाइपलाइन प्रस्ताव मुख्य रूप से भूमध्य सागर के तट तक तेल पहुंचाने के लिए है। यह वह जगह नहीं है जहां उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सपर्ट ने इसको लेकर भी आगाह किया कि ईरान एक और अहम समुद्री रास्ते बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है। यह यमन और अफ्रीका के बीच एक संकरा रास्ता है, जो लाल सागर और एशिया के बीच आने जाने का जरिया है। दुनिया का लगभग 5% तेल उत्पादन इस जलसमूह मध्य से गुजरता है। कुछ साल पहले बाब अल मंदेब क्षमता दोगुनी थी। 2023 में इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत में यमन में हूती लड़ाकों ने कमर्शियल जहाज़ों पर बार बार हमले किए। यमन में हूती शिपमेंट में रुकावट डाल रहे हैं, इसलिए सऊदी पाइपलाइन एक आंशिक समाधान तो है, लेकिन पूरी तरह भरोसेमंद समाधान नहीं है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट में गल्फ एंड एनर्जी पॉलिसी प्रोग्राम के डायरेक्टर मिस्टर हेंडरसन ने कहते हुए कहा कि यूएई की नई योजनाओं भी बहुत भरोसेमंद समाधान नहीं है। फुजरौ बंदरगाह पर ईरान पहले ही हमला कर चुका है, इसलिए फुजरौ तक एक और पाइपलाइन बनाना समस्या का समाधान कर दे, ये जरूरी नहीं है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.